स्क्रीन पे आपके सामने एक शब्द लिखा हुआ है धमाकेदार, और यह शब्द आज इस पूरे सेशन के बाद जस्टिफाई होने वाला है। अगर आपने इससे पहले वाली एक वीडियो जो कि 7-8 मिनट की थी, जो कि मैंने इससे कुछ एक हफ्ता पहले अपलोड की थी लगभग, अगर आपने वो मिस कर दी है तो मैं उसका एक 10 सेकंड में समरी दे देता हूं कि हम लोग अब इस चैनल पे लेके आ रहे हैं हर हफ्ते एक चैप्टर के धमाकेदार क्वेश्चंस का सेशन। तो स्वागत है आप सभी का आशु गई 11th-12th पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। और अगर बात करें दिमाग की, तो अब हम सबको पता होना चाहिए कि किस प्रकार के सवाल एग्जाम में आने वाले हैं। लास्ट ईयर फिजिक्स का पेपर इजी आया, मतलब कि जो इस साल हुआ था 2026 में, लेकिन उससे पहले वाला जो साल का पेपर था वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। उससे पहले वाला ठीक था, उससे पहले वाला मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि एक साल डिफिकल्ट एक साल आसान, एक साल डिफिकल्ट एक साल आसान हमारी सीबीएसई में पेपर देती है या स्टेट बोर्ड वाले देते हैं, बट यू नेवर नो। द पॉइंट इज कि हमने पिछले साल भी और उससे पिछले साल भी अच्छे क्वेश्चंस के लिए मेहनत की थी। मैं आज आपको जो भी सवाल कराने वाला हूं, इसमें से कुछ 1-2 सवाल 3 सवाल ऐसे होंगे जो आपको लगेंगे कि बहुत आसान है, बट उन्हें भी करना बहुत जरूरी है। लेकिन मेजरली सारे के सारे सवाल आपको जेन्युइनली धमाकेदार लगेंगे। पता नहीं आपको पीछे दिख रहा है कि नहीं, मैंने बहुत मेहनत से इसके पीछे एक पीएनजी फाइल लगाई जिसमें धमाका हो रहा है। पता नहीं वो यहां पे क्लियरली विजिबल है कि नहीं है, लेकिन मैंने पीपीटी पे उतनी, मतलब मैंने उसको सजाने सवरने में उतनी मेहनत नहीं की है। मैंने मेहनत की है क्वेश्चंस को बनाने में। मैं यहां पे आपको कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी कराने वाला हूं जो आप में से मोस्टली बच्चों ने आज से पहले हो सकता है कभी देखे भी ना हो, या अगर देखे भी हो तो उनको देख के आपको लगा हो कि भैया इन क्वेश्चंस को तो स्किप कर देते हैं, और फिर वो पेपर में आ जाते हैं और पेपर में भी स्किप होते हैं। बिना किसी देरी के इतना बताना चाहूंगा कि इस सीरीज में हम हर संडे 4 बजे ये लेक्चर आपके पास लेके आएंगे, और असली योद्धा वो होगा जो संडे को ही इसको देखने की कोशिश करेगा। लेकिन बेटा उससे पहले आपको पूरा का पूरा चैप्टर हमारे वन शॉट से आना चाहिए। अब वैसे तो आप कोई भी जगह से उस चैप्टर को, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को, किसी भी जगह से पूरा कर सकते हैं, बट क्यों मैं ऐसा कहूंगा कि मेरे से पूरा करें, मैं इसका कारण देता हूं आपको। कंपैटिबिलिटी 1 मिनट और लूंगा फिर शुरू करेंगे। कंपैटिबिलिटी बनेगी, देखो आप सबको पता है, अगर आप एक एप्पल का पैड यूज करते हो, उसका तो एप्पल पेंसिल यूज करते हैं, तो सही सिंक्रोनाइजेशन बैठता है। एक सही सिंक्रोनाइजेशन की वजह से, एक सही कंपैटिबिलिटी की वजह से आपका काम आसान हो जाता है। अब हो सकता है आपने कोई वन शॉट देखा, उसमें कुछ ज्यादा कराया हो कुछ कम कराया हो। मैं यहाँ जो क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, वो सारे के सारे क्वेश्चन में बीच में बताऊंगा कि मैंने ये बताया था, मैंने ये बताया था, तो आपको कंपैटिबिलिटी बनेगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपने मेरा वन शॉट ही देखा है तो ही आप इन क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, बिकॉज क्वेश्चन आंसर जनरल है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड नहीं किया है तो प्लीज वो चैप्टर जाके कर लीजिए, बिकॉज उसके बिना ये लेक्चर, बिना उसके कोई मायने नहीं रखेगा। तो जाओ पहले चैप्टर पूरा कर लो हमारे वन शॉट से। 2-3 बार वन शॉट डाल रखा है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, आगे चैप्टर का नाम लेके आगे आशु लिख देना, आपको वन शॉट्स मिल जाए, कोई भी एक देख लो। अब बिना की देरी के चलते हैं आगे। चलिए, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एमसीक्यूज भी लेके आया हूं, और मैं यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लेके आया हूं। कोई भी डेरिवेशन लेके नहीं आया हूं, ऑब्वियस सी बात है। मेजरली सारे न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है, लेकिन डेरिवेशन ऑब्वियस सी बात है कोई भी नहीं, वो तो आपको वैसे भी पढ़नी है। आओ शुरू करते हैं इन 3, 2, 1 हमारे पहले सवाल से। क्या कह रहा है हमारा पहला सवाल, आओ भाई देखते हैं। कह रहे हैं 2 स्मॉल बॉल्स ईच विद चार्ज क्यू। दो हमारे पास स्मॉल बॉल्स हैं और उनके ऊपर दोनों पे क्यू क्यू चार्ज है, कैपिटल क्यू। हैंग फ्रॉम द सेम पॉइंट बाय इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ एल फ्रॉम अ फिक्स्ड सपोर्ट। ठीक है भाई, देखो ये हमारे पास 2 फिक्स्ड सपोर्ट्स हैं, मान लेते हैं, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो गैप बिटवीन दीज। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने इसको एक स्ट्रिंग से एक बॉल को टंगा दिया, और ये जो स्ट्रिंग है इसकी जो लंबाई है वो L है। ठीक है, और इसके नीचे वो 2 बॉल्स टंगी हुई हैं। एक बॉल यहां पे टंगी हुई है भाई, ठीक है, ये एक बॉल टंगी हुई है भाई, और एक बॉल यहां पे टंगी हुई है भाई। ठीक है, ये दोनों बॉल टंगी हुई है और दोनों पे क्यू क्यू अमाउंट में चार्ज है। क्या ये दोनों बॉल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे? यस। कह रहे कंसीडर द सेटअप इन रीजन ऑफ जीरो ग्रेविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो ग्रेविटी के साथ क्या होगा, मैं ये वाला क्वेश्चन भी लेके आया हूं, प्लानिंग पूरी करके आया हूं। आप समझ रहे, पीपीटी को भले सुंदर नहीं बनाया, लेकिन ये पीपीटी में जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पेपर को बेहतरीन बना देंगे। जीरो ग्रेविटी अभी के लिए और इक्विलिब्रियम में है, मींस नेट फोर्स इज जीरो।
आपको बताना है कि इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा। जब ये रिपेल होंगे तो ये कितने एंगल पे जाएंगे। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स होती तो एक सर्टेन थीटा एंगल पे चले जाते, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स तो है ही नहीं, तो ये अपने आप से एक मैक्सिमम दूरी अटेन कर लेंगे। और मैक्सिमम दूरी क्या होगी? ऑब्वियस सी बात है 12 होगी। अगर मैं ग्रेविटी को इग्नोर कर दे रहा हूं, जीरो ग्रेविटी एरिया में हूं, तो ये दोनों चार्ज रिपेल होकर अपने आप से मैक्सिमम दूरी पे जाना चाहेंगे, जहां तक जा सकते हैं। लेकिन स्ट्रिंग की लंबाई L और L 12 है, तो ये मैक्सिमम एक दूसरे से कैसे कैसे दूर भाग पाएंगे भैया? एकदम स्ट्रेट हो जाएंगे, एकदम स्ट्रेट हो जाएंगे, एकदम स्ट्रेट हो जाएंगे। L दूरी एकदम स्ट्रेट होके ये वाला Q चार्ज भी यहां आ जाएगा और ये वाला Q चार्ज भी यहां आ जाएगा। ये भी Q चार्ज है, ये भी Q चार्ज है। इसके ऊपर नहीं जा सकते, फिर से एंगल कम हो जाएगा तो पास आ जाएंगे ना। तो मैक्सिमम दूरी तब बनेगी जब इनके बीच में एंगल 180 डिग्री का बन जाएगा। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है तो ये पॉइंट लागू होता है। व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द टू स्ट्रिंग्स? तो पहले वाले का आंसर तो बहुत सिंपल है, 180 डिग्री। वैसे रीजन पूछा नहीं है कि वाई, बट अगर पूछा होता तो आप बहुत सिंपल भाषा में लिख सकते हो कि इन जीरो ग्रेविटी रिपल्शन की वजह से वो मैक्सिमम डिस्टेंस अचीव करना चाहेंगे, और वो 12 है, और वो तभी बनेगा जब दोनों के बीच में एंगल 180 है। ठीक है, अब आप सबको पता है कि ये दोनों में एक खिंचाव पैदा होगा, और वो खिंचाव हमारे पास क्या होगा भैया? टेंशन फोर्स पैदा हो जाएगी यहां पे, ठीक है ना। यानी ये दोनों एक दूसरे को ऐसे रिपेल कर रहे होंगे, तो इनके पास एक टेंशन यानी कि खिंचाव की फोर्स आ जाएगी। आपको वो टेंशन फोर्स निकालनी है। व्हाट विल बी द टेंशन इन ईच ऑफ द स्ट्रिंग? हर एक स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा? सेकेंड पार्ट यहां से कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। आ जाओ, सेकेंड पार्ट यहां से कर रहे हैं। क्या यह कहना सही है कि जो टेंशन फोर्स होगी यह बराबर होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की? भाई जो टेंशन होगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगी। टेंशन ने कौन सी फोर्स को बैलेंस किया हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल तो है नहीं। तो टेंशन आ जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि होती है K Q1 बाय आर स्क्वायर। यहां से अगर मैं टेंशन निकालता हूं तो Q1 की वैल्यू Q है, इसकी वैल्यू भी Q है, अपॉन में इनके बीच का डिस्टेंस 2L है, इसका स्क्वायर होगा। तो यहां से टेंशन आ जाएगा Q स्क्वायर अपॉन में 4L स्क्वायर। अब आप वैसे तो आंसर यहां छोड़ सकते हो, बट अगर आप चाहो तो K की वैल्यू को ओपन कर सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 4 और 4 16 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा Q स्क्वायर अपॉन में 16 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, विनर सीरीज का ये क्वेश्चन है। विनर सीरीज से क्वेश्चन लेके आए आज के सवालों में। कुछ सवाल में नीट के भी लेके आया हूं, कुछ सवाल में जेई के भी, जेई के तो शायद कोई नहीं, नीट के सवाल लेके आया हूं, कुछ पास्ट मेडिकल एग्जाम से क्वेश्चन लेके आया हूं, कुछ विनर सीरीज के क्वेश्चन लेके आया हूं, कुछ एग्जाम्पलर के लेके आया हूं। तो पूरा मिक्सचर है। और हमारी विनर सीरीज भी इसी तरीके से डिजाइंड है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा खरीदो, बता रहा हूं, अभी बनाई है मैंने पीपीटी सुबह क्लास से पहले। तो विनर सीरीज भी इस तरीके से डिजाइंड है भाई कि इसमें हम सारे अलग अलग प्रकार के सवालों को एक जगह पे कंपाइल करते हैं, लेवल 1 लेवल 2 में। लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में। बाकी चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब ये हमारे पास दोनों पार्ट हो गए। तो पहले वाले पार्ट में 180 डिग्री बना और टेंशन बराबर हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। इसी में ग्रेविटी होती तो चीजें बदल जाती। कैसे, आगे देखते हैं। लेकिन अभी अगले सवाल पे आते हैं। बहुत ही प्यारा सवाल है, देखो बहुत प्यारा सवाल विनर सीरीज से। अ थिन रॉड ऑफ लेंथ L, एक रॉड है जिसकी लंबाई L है, ठीक है। यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है म्यू इसकी यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है इसकी यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है kg पर मीटर। एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इतना कूलम पर मीटर। ये इनिशियली रेस्ट पे थी, ये रॉड इनिशियली रेस्ट पे थी, ठीक है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड, जो कि डायग्राम में दिखा भी रखा है। अगर ये रॉड है तो ऐसे लगा रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि सही है। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द रॉड। अच्छा, रॉड मूव करना शुरू हो गई। क्यों मूव करना शुरू हो गई? अरे उस पर चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगी, जिसकी वजह से मूव करने लग जाएगी। द रॉड बिगिंस टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जहां थी, रॉड वहीं मूव करने लगे, बिकॉज चार्ज पॉजिटिव है। आपको बताना है कि 1 मीटर डिस्टेंस चलने के बाद वो कितनी स्पीड अचीव कर लेगी। आपको बाकी सारी फोर्सेस को इग्नोर करना है, सिवाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह को इग्नोर करना है।
इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्या मन में प्लानिंग चलती है? पीछे जगह है हमारे पास, चलो यहीं पे क्या आपके मन में प्लानिंग चलती है? मेरे मन की प्लानिंग मैं आपको बताता हूं। अगर मुझे ये दे रखा है कि ये कितना डिस्टेंस चला, उसके बाद इसने कितनी वेलोसिटी अचीव की होगी, तो मेरा प्लान ये है कि मैं लगाऊंगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as फॉर्मूला। इसमें मुझे बोल रखा है 1 मीटर चलने के बाद इसने कितनी वेलोसिटी अचीव करी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो बचा क्या? बचा क्या? एक्सेलरेशन। तो मेरा प्लान क्या है कि मैं थर्ड इक्वेशन से फाइनल वेलोसिटी निकालूंगा, लेकिन मुझे उससे पहले एक्सेलरेशन निकालना होगा। तो आओ पहले एक्सेलरेशन निकालने के लिए प्लान कर लेते हैं। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? जो इस पे फोर्स लग रही है, क्या वो फोर्स Q इंटू में E होगी? बिल्कुल होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, फोर्स अपॉन में जब चार्ज होता है तो फोर्स हो गया Q इंटू में E, ठीक है। लेकिन फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू में एक्सेलरेशन भी होता है। और क्या मैं चार्ज की जगह लेमडा क्या है मेरे पास? लेमडा है कितना चार्ज होता है पर यूनिट लेंथ, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो कि हम पढ़ चुके हैं। तो यहां से चार्ज कितना आ गया? चार्ज आ गया लेमडा एल, अरे सही है क्या? ठीक है। अब यही काम मास के लिए भी करेंगे। हमें जो मास, लीनियर मास डेंसिटी दे रखी है वो म्यू दे रखी है। म्यू क्या है? कितना मास है पर यूनिट लेंथ। लेमडा क्या है? कितना चार्ज है पर यूनिट लेंथ। तो यहां पे म्यू किसके बराबर हो गया? म्यू बराबर हो गया कितना मास है पर यूनिट लेंथ। और लेमडा किसके बराबर हो गया भाई? लेमडा तो वैसे हम बहुत अच्छे से पहले से ही जानते हैं, बट स्टिल लेमडा हमारे लिए किसके बराबर हो गया? लेमडा हमारे लिए हो गया भैया कितना चार्ज है पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो यहां से म्यू अगर m बाय एल है तो मैं m की जगह म्यू एल लिख सकता हूं। तो यहां आ गया मेरे पास म्यू एल a इज इक्वल टू लेमडा एल ई। तो l से l कैंसिल हो गया, a की वैल्यू मेरे पास आ गई लेमडा बाय म्यू ई। एल से एल कैंसिल हो गया, लेमडा बाय म्यू ई। ये मेरे पास आ गया, मुबारक हो, एक्सेलरेशन आ गया भाई, एक्सेलरेशन आ गया। अब मुझे लग रहा है आप सबको पता है, काम खत्म हो चुका। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as के हिसाब से v स्क्वायर माइनस, इनिशियली वो रेस्ट पे था, ये क्वेश्चन में बोला हुआ है भाई। इनिशियली एट रेस्ट कहां गया? हमने मार्क नहीं किया, ये रहा भाई, इनिशियली एट रेस्ट था वो। अब उसने जो डिस्टेंस चला है वो 1 मीटर चला है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही बात हो जाएंगे। यहां से मेरे पास v स्क्वायर आ जाएगा 2, और a की जगह क्या आ जाएगा? a की जगह आ जाएगा लेमडा बाय म्यू ई। a की जगह आ जाएगा लेमडा बाय म्यू ई आ जाएगा e। यहां से मेरे पास v की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2 लेमडा e बाय म्यू। अब शुरुआत में देखने में लग रहा था कि यह सवाल थोड़ा सा टफ हो सकता है। देखो शुरुआत में, अभी तो ये बहुत आसान लग रहा होगा, बिकॉज हमने प्रॉपर प्लान बनाया कि यार अगर मुझे 1 मीटर चलना है तो कितना वेलोसिटी अचीव करूंगा। अच्छा, इनिशियल 0 है तो बचा, थर्ड इक्वेशन लगेगी तो मुझे ए निकालना होगा। ए कैसे होता है? फोर्स होता है क्यू ई, लेकिन फोर्स मास इनटू में एक्सेलरेशन भी होता है, तो वहां से पहले मैंने एक्सेलरेशन निकाला और उसको वहां पुट कर दिया। ऐसे प्लानिंग करोगे तो मुश्किल क्वेश्चन भी बहुत इजीली आपके फ्लो में हो जाएंगे। डन है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहीं क्वेश्चन आपके दिमाग के साथ खेलते हैं। द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स एट सर्टेन डिस्टेंसेस f। देखो भैया सिनेरियो देखो, यहां पे बड़ा प्यारा सवाल है। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इनको एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखा गया और इनके बीच में जो फोर्स है ना वो F है, ठीक है। द फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन्स सेपरेटेड बाय सेम डिस्टेंस। तो मान लेते हैं इन दोनों के बीच में डिस्टेंस d था, ठीक है। मान लेते हैं इन दोनों के बीच में डिस्टेंस d था। अब अगर मैं d डिस्टेंस पे ही एक प्रोटॉन को रखता हूं, दूसरे प्रोटॉन के सामने, तो उनके बीच में फोर्स कितनी होगी? क्वेश्चन समझ गए? 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, अगर इनके बीच में फोर्स F है तो इनके बीच में कितनी फोर्स होगी? दोनों में फोर्स तो रिपल्सिव ही होगी ना। अरे दोनों में फोर्स तो रिपल्सिव ही होगी। ये इसको F फोर्स से धक्का मार रहा है तो ये इसको F फोर्स धक्का मार रहा है। तो आपको बताना है कि ये जो F डैश फोर्स से एक दूसरे को धक्का मार रहे होंगे वो फोर्स कितनी होगी। क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के लगभग 1800 गुना होता है, 1836 गुना होता है। बट क्या मास पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करती है?
भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यह मास आपको बस एक कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया हुआ, एक धोखा, एक पैराडॉक्स, एक मिराज। आपको ऐसा लग रहा है कि यार मास दे रखा है और ऑप्शन में भी मास है, तो बच्चा उस बहकावे में चला जाता है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स बोला होता तो बात कर लेते, कुछ और जुगाड़ कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फोर्स का आता है वहां पे जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। लेकिन भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज पे और उनके बीच के डिस्टेंस पे और मीडियम पे डिपेंड करती है। मीडियम भी सेम है, उनके बीच का डिस्टेंस भी सेम है, और चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे सेम होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज और प्रोटॉन पे चार्ज सेम होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी सेम आएगी। ये सब बहकावा है। मतलब इतनी देर तो लगानी नहीं है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं ना। एग्जाम में तो आपको बस इतना फटाक से पता होना चाहिए कि भैया चार्ज डिपेंडेंट होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मास डिपेंडेंट थोड़ी ना होती। तो अगर उन दोनों के बीच में एफ थी तो इनके बीच में भी एफ होगी। आ जाओ आगे चलते हैं। ठीक है, ये क्लासिक क्वेश्चन है। आई होप क्लासिक का मतलब आपको पता है। क्लासिक का मतलब होता है ऐसे क्वेश्चन जो हम सब ने देखे होते हैं लेकिन हम फिर भी करते हैं। क्लासिक सॉन्ग्स हम सब ने सुने हुए, हम बार बार सुनते हैं। ऐसे क्लासिक क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में भी देखा होगा, दिल्ली 2013 में भी आया हुआ है। 2013 तो कहने की बात है, वैल्यू चेंज करके तो लगभग हर साल आया हुआ है। लास्ट एक दो साल में नहीं दिख रहा है ज्यादा, लेकिन हर साल आता है। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, एनसीईआरटी में भी है। आओ करते हैं शुरू। अच्छा, अगर आप इस सेशन को प्रैक्टिस के लिए देख रहे हो कि यार मैंने चैप्टर पढ़ रखा है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी कर रखे हैं, अब तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो आप हर एक क्वेश्चन पे वीडियो को पॉज कर लेना और पहले खुद से बना लेना, बिकॉज ये रिकॉर्डेड है तो फायदा हो जाएगा। चलो, आप अ हॉलो सिलेंड्रिकल बॉक्स ऑफ लेंथ 0.5 मीटर, इसकी लेंथ भी आपको 0.5 मीटर दे रखी है, इसकी लेंथ भी आपको 0.5 मीटर दे रखी है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको कन्वर्ट कर लेंगे अभी, ठीक है, कन्वर्ट कर लेंगे। इज प्लेस्ड इन 3 डायमेंशनल coordinated system as shown in the figure. The electric field in the region is given by electric field 20x है, यानी कि वेरिएबल है। अब इसी में एक क्वेश्चन आता है, पहले इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। इसी में एक क्वेश्चन आता है जिसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट दे रखी होती है। अगर यहां पे बोल रखा होता कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 20 न्यूटन पर कूलम है, यानी कि कांस्टेंट है, और फिर बोला होता कि आपको फ्लक्स निकालना है और जो मर्जी निकालना है, फ्लक्स की बात कर लेते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जाती उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर भी आ जाती, जितना फ्लक्स अंदर की तरफ बनता उतना फ्लक्स बाहर भी हो जाता, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स शून्य हो जाता। बिकॉज जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं उतनी बाहर भी जाएंगी, जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो शून्य हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर एमसीक्यू आए तो खटाक से आंसर पता होना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और कोई यूनिफॉर्म 3 डायमेंशनल बॉडी उसके बीच में रख दी गई है, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उतनी जाएगी भी, तो नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा, नेट चार्ज भी जीरो हो जाएगा इनसाइड इट। लेकिन यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं है। अगर आप देखेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, 20 के आगे एक्स भी लगा हुआ तो वो नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम में, एक्स मीटर में। आपको फ्लक्स निकालना है जो कि सिलेंडर में जा रहा होगा या आ रहा होगा, जो भी है। चलो ठीक है, अब यहां पे आने वाला फ्लक्स, जाने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। बिकॉज चलो एक क्वेश्चन पूछूं क्या आपसे, मनी मान आंसर दे दो, कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो, वो भी दे दो। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 20x, ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जा रही होगी वो ज्यादा होगी या जो बाहर निकल रही होगी वो ज्यादा होगी? आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, मन में भी सोच सकते हो। सोच लिया? तो आंसर है बाहर निकलने वाली ज्यादा होगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ, जितनी आ रही है उससे ज्यादा जाएगी ना, बिकॉज यहां के लिए एक्स 0.5 है और यहां के लिए 0.5 प्लस 0.5 यानी कि 1 है, तो जितनी आ रही है उससे ज्यादा बाहर निकलेगी, है ना। अरे एक्स की वैल्यू यहां पे 0.5 है, यहां पे 1 हो गई टोटल। तो जितनी एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जितना आप ओरिजिन से दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, तो जितनी एंटर कर रहे हो उससे ज्यादा एग्जिट करेगी। ठीक है, इतना समझ गए? चलो अब हम क्या कर रहे हैं, हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो पहले मैं निकाल रहा हूं फ्लक्स, फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सर्कल।
देखो ये तो पक्का है कि भाई जो हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया होगा उससे कोई फ्लक्स नहीं बनेगा बिकॉज एरिया वेक्टर। तो यहां पे हमारे पास जो एरिया, आप इसे वेक्टर फॉर्म में कर रहे हो अगर, तो यहां पे हमारे पास एरिया वेक्टर इधर आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अंदर जा रही है। एंगल कितना बन रहा है? एंगल कितना बन रहा है? 180। तो एंगल बन रहा है 180, एंगल बन रहा है 180, तो ई एस कॉस थीटा फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 20x, मैं पहले x लिखता हूं ताकि आपको याद रहे। और एरिया हमारे पास 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 20 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, -4 से मल्टीप्लाई करके, तो 2 इंटू में 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। सही किया ना मैंने? हाँ सही किया, ठीक है। तो ये एरिया आ जाएगा 2 इंटू में 10 की पावर -3, और कॉस की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, इसको मैं थोड़ा सा इधर करता हूं, कॉस की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कॉस 180। 180 क्यों? क्योंकि एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होती है। वन शॉट में एरिया वेक्टर को बहुत अच्छे से समझाया था मैंने। तो यहां पे हमारे 20x की वैल्यू क्या आएगी? बिकॉज इस वाले के लिए बात कर रहे हैं तो 0.5 आ जाएगी, और यहां पे 2 इंटू में 10 की पावर -3, और ये हमारे पास -1 आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास जो फ्लक्स बनेगा वो कितना आ जाएगा भाई? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -2 इंटू में 10 की पावर -2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हमारे पास आ गया। माइनस में आया है, ऑब्वियसली बात है माइनस में आया है। हमें ओवरऑल दोनों फ्लक्स को सब्ट्रैक्ट करना है ओवरऑल, क्योंकि इधर के लिए फ्लक्स इधर के लिए अंदर जा रहा है, उसके लिए बाहर जा रहा है, बट क्योंकि हम साइन ले ही रहे हैं तो हम दोनों को फाइनली ऐड करेंगे। वन शॉट में बात की थी, दोबारा समझ लो। मैंने यहां पे पहले ही माइनस ले लिया है, तो वो वाला तो प्लस में आएगा, अभी हम देखेंगे। दोनों को आपको ऐड ही करना है, मतलब फाइनल रिजल्ट सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, बिकॉज ये फ्लक्स वो है जो एंटर कर रहा है और वहां से जो होगा वो एग्जिट करेगा, तो ओवरऑल दोनों माइनस होने चाहिए, ठीक है। अब यही काम हम लोगों को किसके लिए भी करना है? यही काम हमें करना है सेकेंड सर्कल के लिए, ठीक है। आओ भाई, तो बात करते हैं फ्लक्स थ्रू सेकेंड सर्कल, जिसको हम φ2 कह देंगे। फॉर्मूला ES cos थीटा ही होगा। अच्छा, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड 20x है, लेकिन x की वैल्यू इस बार 0.5 नहीं होगी। x की वैल्यू 0.5 और 0.5 का इस सर्कल के लिए बात करें तो 1 हो जाएगी, ठीक है ना? 1 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन एरिया तो वही रहेगा 2 इंटू में 10 की पावर -3। आओ थीटा की बात कर लेते हैं। एरिया वेक्टर यहां पे परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा, एरिया वेक्टर यहां पे परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर है। तो इसका मतलब है एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया। cos 0, cos 0 हमारे पास कितना होता है? 1 होता है। खैर, ये आ गया 20, और ये इस बार 1 है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, और ये हमारे पास 1 हो गया। cos 0 भी 1 होता है, cos 0 भी 1 होता है। तो बेसिकली हमारे पास फाइव कितना आ गया? 4 इंटू में 10 की पावर -2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब एक प्लस है एक माइनस है, तो दोनों को अब आप ऐड करोगे, बिकॉज माइनस ले चुके हो वहां, समझ गए? बिकॉज एक फ्लक्स एंटर कर रहा है, बार बार समझा रहा हूं, एक एग्जिट कर रहा है, तो आपको टोटल तो माइनस ही करना है ना। तो यानी कि अगर मुझे निकालना है टोटल फ्लक्स थ्रू सिलेंडर, सिलेंडर के अक्रॉस अगर मैं फ्लक्स निकालना चाहता हूं, फाइ नेट बोल देता हूं, तो मुझे φ1 प्लस φ2 करना है, मतलब दोनों को माइनस करना है। तो 4 इंटू में यह आ गया -2 इंटू में 10 की पावर -2, ये हमारे पास था -2 इंटू में 10 का -2, और ये हमारे पास है 4 इंटू में 10 की पावर -2। तो बेसिक मैथ्स है 2 इंटू में 10 की पावर -2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। मुबारक हो, ये हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा, जो कि सिलेंडर से जा रहा होगा, जो कि पॉजिटिव है। इसका मतलब है ओवरऑल फ्लक्स बाहर की तरफ है। ये हमारा पहला पार्ट हुआ। अभी सेकेंड पार्ट तो बहुत ही बेसिक है, बहुत बेसिक है। अच्छा, यहां पे ना बच्चे अक्सर एक सवाल पूछते हैं, जब मैं पेड बैच में पढ़ा रहा होता हूं, बच्चे अक्सर एक सवाल पूछते हैं कि वैसे, अरे बड़ी अच्छी बात यह है कि अगर आप आज ही इस वन शॉट इस सेशन को देख रहे हो, आज ही यानी कि 16 अगस्त को, तो आज आखिरी दिन है हमारे फ्रीडम लर्निंग फेस्ट का, जहां पे हर एक बैच 60 to 80% ऑफ है। 750 रुपए में बैच मिल रहा है पूरे साल का। बट अगर आप इसे 16 के बाद देख रहे हो, तो प्राइस 750 से 800-900 के आसपास हो गया होगा। चलिए खैर, ठीक है। लेकिन जब मैं ये पेड बैच में क्वेश्चन पढ़ा रहा होता हूं, तो वहां पे बच्चा हमेशा बोलता है कि आपको फ्लक्स निकालना था, और गॉस थ्योरम के हिसाब से फ्लक्स का फॉर्मूला Q/ε0 भी होता है।
तो हमें कैसे पता लगेगा कब हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना? तो बहुत बेसिक सवाल है, ये हमेशा बच्चों को आता है कि हमें कैसे पता लगेगा। आप मुझे बताओ, मैं फ्लक्स का फॉर्मूला Q बाय एप्सिलॉन नॉट पहले लगाता भी कैसे? पहले वाले क्वेश्चन के लिए किसी भी तरीके से क्या मैं चार्ज निकाल सकता हूं या दे रखा है? नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, वहां मुझे ई एस कॉस थीटा ही लगाना होगा। लेकिन अगर मुझे आगे ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे, या हमने बहुत बेसिक क्वेश्चन वन शॉट्स में भी किए हुए हैं, आपने देखे होंगे, जहां पे एक क्यूब के अंदर चार्ज पहले से ही बैठा हुआ है, तो उसमें तो हम क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट ही लगाते हैं, जहां पे हमें चार्ज पता होता है। खैर, अब अगर मुझे चार्ज निकालना है सेकेंड पार्ट में, तो हम गॉस थ्योरम का अब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भाई बाय गॉस थ्योरम क्या कहती है भाई? गॉस थ्योरम, गॉस लॉ के हिसाब से फाई जो है वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। अब टोटल फाई हमारे पास 2 इंटू में 10 की पावर -2 आ चुका है। चार्ज आपको निकालना है, ये आ गया 8.85 इंटू में 10 की पावर -12। तो क्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई, 8.85 इंटू में 2 और 10 की पावर -14 कूलम हमारे पास आंसर आ गया। इस पूरे को सॉल्व कर लेना, ठीक है ना, वो तो कर लोगे, मैथ से, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो फ्लक्स आ गया, तो उसके बाद चार्ज कोई बड़ी तिगड़मबाजी नहीं होती है। डन है क्या? डन है क्या? तो ये हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, ठीक है जी। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो भैया, ये मैं क्यों बोलता हूं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब आपने पूरा नहीं समझा है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो डे लाइफ के हमारे रोजमर्रा के जीवन को हमारी पढ़ाई से कनेक्ट करें, लेकिन कॉम्पिटेंसी बेस्ड का मतलब यह भी होता है जो एक टॉपिक को दूसरे से भी कनेक्ट करे। और आजकल सीबीएसई, बाकी स्टेट बोर्ड इसमें सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन हमने विनर सीरीज में डाला था हमारी, कि यहां पे आपको फ्रिक्शनल वाला फोर्स वाला टॉपिक, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स म्यू आर, इसको कनेक्ट कर दिया है हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक बार स्क्रीन से हटता हूं, चाहे एक बार ट्राई करके देखो इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल है। मैं तो करा रहा हूं, वीडियो को पॉज करके करो। डन भाई, लगा लिया दिमाग? आओ भाई, इसको अब बहुत ही बेसिक तरीके से शुरू करते हैं। बहुत आसान लगेगा सवाल, अगर नहीं हुआ तो, बाकी मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों से हो गया होगा। Two identical charged particles, each having mass of 10 gram and charge 2 into में 10 के -7 कूलम, placed on a horizontal table with separation of L distance है उनके बीच का, such that they stay in limiting equilibrium। limiting equilibrium का मतलब बेसिकली अनस्टेबल equilibrium मान लीजिए, बट थोड़ा सा अलग, बस कि पास लाऊंगा तो चिपक जाएंगे, दूर ले जाऊंगा तो दूर भागते रहेंगे, मतलब लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में। इन शॉर्ट नेट फोर्स 0 ही है, लेकिन आप समझो बात को, अगर ये टेबल है, देखो अगर ये टेबल को आप टॉप से देख रहे हो, अगर ये टेबल को आप टॉप से देख रहे हो, ये टेबल है, इसको आप टॉप से देख रहे हो, तो यहां पे एक चार्ज बैठा हुआ था, ये यहां पे एक चार्ज बैठा हुआ था, ये इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो L आपको दे रखा है, L। अब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे ना, क्योंकि दोनों पे चार्ज सेम है, लेकिन इनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स भी है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ईच पार्टिकल एंड द टेबल, अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी म्यू की वैल्यू 0.25 है, तो आपको बताना है कि एल की वैल्यू एक्चुअली में क्या होगी। देखो इस पे जो इधर की तरफ फोर्स लग रही होगी, वो इधर की तरफ लगने वाली फ्रिक्शनल फोर्स के तो बराबर ही होगी ना। इधर की तरफ जो फोर्स लग रही है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है। तो रिपल्सिव फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स बराबर होंगे एक्चुअली में इक्विलिब्रियम से, कहने का मतलब वो है। अब क्या क्या डेटा हमें गिवन है, आओ उसके हिसाब से बात कर लेते हैं। तो हम लोगों को मास जो है वो गिवन है, दैट इज 10 ग्राम। 10 ग्राम का मतलब हो गया 10 डिवाइडेड बाय 1000, दैट इज 0.01 केजी हो गया। उसके बाद आपको क्वेश्चन में चार्ज की वैल्यू दोनों पे दे रखी है, 2 इंटू में 10 की पावर -7 कूलम, ठीक है। उसके बाद टेबल पे रखा हुआ है, और जी की वैल्यू को क्या लेने के लिए बोला गया, 10। क्या आपको लग रहा है कि जी की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी? अगर आपने क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया तो आपको पता ही होगा, बट अगर आपने नहीं किया है सॉल्व, ट्राई नहीं किया, तो पहली बात तो गलत बात है, ट्राई करो। नहीं किया है तो जी की वैल्यू की एक्चुअली में जरूरत पड़ेगी। यहां पे कैसे, देखो अगर वो इक्विलिब्रियम में है, तो क्या ये कहना सही है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये बराबर होनी चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होने चाहिए फ्रिक्शनल फोर्स। जाने अब फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास म्यू आर होता है, जो कि मैंने आपको हिंट दे दिया था। यस, ऑब्वियस बात है, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता है। अब म्यू की वैल्यू हमारे पास 0.25 है,
R बराबर होता है mg के, मतलब हमेशा बराबर नहीं होता बट इस केस में तो होगा, बिकॉज टेबल पे पड़ा हुआ है तो नीचे लग रहा होता है mg और ऊपर लग रहा होता है नॉर्मल रिएक्शन, तो बराबर होगा। K की वैल्यू हमारे पास 9 इंटू में 10 की पावर 9 आ गई, Q की वैल्यू 2 इंटू में 10 की पावर -7 है और दोनों पे चार्ज सेम है तो सीधा मैंने स्क्वायर कर दिया। उनके बीच का डिस्टेंस L है यानी L का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे जो जो चीजें कैंसिल हो सकती हैं, 0.25 है, मास हमारे पास 0.01 है और G की वैल्यू हमारे पास 10 है। यहां से हमारे पास आ जाता है 9 इंटू में 4, क्योंकि ये 4 हो गया, 10 की पावर 9 है वो 10 की पावर 14 है तो 10 की पावर -5 बच गया, 10 की पावर -5 बच गया, अपॉन में L स्क्वायर आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, आपको पता है यहाँ पे स्क्वायर तो बन ही रहा है, दिख रहा होगा। खैर अगर मैं इसको लिखता हूं 25, इसको मैं लिखता हूं 25, इसको मैं 1 लिख देता हूं तो मेरे पास 4 जीरो आ गए, यहां पे मेरे पास -3 बचे, 1 2 3 4 और -4 था, 1 था तो -3 हो गया। समझ गए यहाँ पे खेल क्या है, 9 इंटू में 4 इंटू में, कैलकुलेशन भी ज्यादा नहीं है भाई, कैसे देखो आओ। अब अगर आप इसकी कैलकुलेशन समझ गए हैं तो बेसिकली मैं इसको अलग रंग से लिखता हूं क्योंकि मेरे पास जगह हो गई है खत्म। आगे है क्या जगह? नहीं, मेरे पास जगह हो गई है खत्म। अब यहां पे अगर आप L स्क्वायर को उधर ले जाते हैं तो ये मेरे पास 9 इंटू 4 अपॉन में 25, कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि सारे के सारे हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। -3 या -5 है तो 10 की पावर -2 बच गया यहाँ पे। अब यहाँ पे L क्या आएगा, अंडर रूट कर दूंगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 10 की पावर 1 आ जाएगा। अरे समझ गए क्या? समझ गए क्या? 9 का 3 हो गया, 4 का 2 हो गया, 25 का 5 हो गया, 10 के बाद -2 का 10 के बाद -1 हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली आ गया हमारे पास 6/5 यानी कि 1.2 यानी कि 0.12, तो 0.12 मीटर आ गया। मेरी मैथ्स थोड़ी कमजोर है, कैलकुलेशन में कहीं गलती ना हो जाए, और अभी लाइव क्लास भी नहीं कि आप मेरी गलती पकड़ो, तो कोई भी गलती हो तो प्लीज देख लेना। लेकिन हाँ, कंसेप्ट को समझो क्या है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगी, बिकॉज वो इक्विलिब्रियम में। अब यहां पे अगर आप फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला एग्जाम में भूल जाते हो जो कि म्यू आर होता है, अगर आप फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला ही भूल जाते हो जो कि हमारे पास म्यू आर होता है, तो फिर हम सोचो ना, फिर हम क्या ही कर पाएंगे, फिर हम क्वेश्चन को शुरू होने से पहले हमारे लिए सवाल खत्म हो जाएगा। खैर आओ, चलो एक एमसीक्यू आता है, बड़ा प्यारा एमसीक्यू है, और ये एक नीट यूजी में 2019 में आया था। क्या कंफ्यूजन हुई थी जब मैंने ये बच्चों को पेड बैच में कराया था, मैं आपको बताता हूं। 2 point charges A and B having charges plus Q and minus Q respectively are placed at certain distance apart and force between them is F। अगर एक पे प्लस Q था, देखो अगर एक पे प्लस Q था और एक पे माइनस Q था, तो इनके बीच में जो फोर्स थी वो F थी। अब हमने क्या किया, 25% A के चार्ज को B में डाल दिया, तो आप बताओ नई वाली फोर्स क्या होगी। अब कंफ्यूजन क्या है, देखो 25% चार्ज ए का बी में अगर डाल दिया तो बच्चों को लगता है कि ए का चार्ज कम होगा और बी का बढ़ जाएगा, बट एक्चुअली में यहां पे एक मिस्टेक हो जाती है। कैसे? देखो ये ए है, ये बी है, ठीक है, इसका 25% इसमें डाल दिया, तो अगर मैं ये पूछूं कि अगर ये ए का जो चार्ज था पहले अगर वो क्यू था तो अब कितना हो जाएगा, तो नया वाला चार्ज ए का जो हो जाएगा वो पुराने वे से 75% माइनस होगा, क्योंकि सॉरी 25% माइनस होगा, क्योंकि 25% चार्ज ए का बी में डाल दिया, तो ए का जो भी चार्ज होगा उसमें से 25% शिफ्ट हो गया है तो वो माइनस हो जाएगा, बेसिकली 75% बच जाएगा। 75% का मतलब 0.75 क्यू, तो यानी कि जो ए का नया वाला चार्ज है वो तो 25% कम हो गया। लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं कि जो बी का नया वाला चार्ज होता है वो उसको 25% बढ़ा देते हैं। बच्चे गलती करते हैं कि बी के नए वाले चार्ज को बोलते हैं अगर इसका 25 कम हुआ है तो इसका 25 बढ़ गया होगा, 25 बढ़ गया होगा तो 1.25 क्यू हो गया होगा, बट ये गलत है, क्योंकि आप ये भूल गए कि उस पे चार्ज माइनस का है, और माइनस वाले पे जब प्लस चार्ज आएगा तो वो भी उसके चार्ज को हटाएगा ही। समझ में आ रही है? नहीं तो इधर देखो, इस पे माइनस क्यू चार्ज था और उस पे 25% प्लस क्यू ऐड हुआ है, तो ओवरऑल तो ये माइनस हो जाएंगे ना यार, ओवरऑल तो ये माइनस हो जाएंगे।
अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो -75/100 क्यू आ जाएगा, यानी कि उसका भी चार्ज कम होगा, इसका भी कम होगा, बिकॉज आपने माइनस वाले को प्लस चार्ज दिया है। अगर ऐसा है तो बी वाले पे जो नया चार्ज होगा वो -0.75 क्यू हो जाएगा, यानी कि वो चार्ज कम हो जाएगा। अब जो नई वाली फोर्स होगी उसको तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। कैसे? जो नई वाली फोर्स होगी वो होगा कि नए वाले पे चार्ज, नए वाले बी पे चार्ज अपॉन में डिस्टेंस तो सेम ही है, ठीक है। अब ध्यान सुनो, क्या ये कहना सही है? पहली बात तो क्योंकि ऑप्शंस फ्रैक्शन में, तो 0.75 का मतलब क्या है? 3/4, 3/4 है ना भाई, 3/4 है। तो जो नया वाला चार्ज है ए पे वो 3/4 पुराना वाला है, और नया वाला जो चार्ज है बी पे वो -3/4 पुराना वाला है, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं आपको बोलूं तो के यह है 3/4 पुराने वाला और ये -3/4 पुराने वाला, r², ठीक है, ठीक है। अब यहां पे 3/4 बाहर ले लूंगा तो -9/16 आ गया, और अंदर के QA QB अपॉन में r² आता है। अब यहां पे एक और कंफ्यूजन होती है बच्चों को, माइनस साइन यहां लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पहले वाली फोर्स भी माइनस ही होगी, तो माइनस को अंदर रहने दो, बिकॉज पहले भी एक पे प्लस चार्ज था, एक पे माइनस था, तो माइनस ही होगी। और ऑब्वियस ही बात है, यहां पे हम वैसे भी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे। क्या ये पुरानी वाली फोर्स है? हाँ, तो नई वाली फोर्स जो है वो 9/16 टाइम्स पुराने वाले के आ जाएगी, 9/16 टाइम्स, 9/16 टाइम, यानी कि सेकेंड आंसर है। यानी बच्चे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि ये सवाल इतना प्यारा होगा, बच्चे ऐसा सोचते नहीं है। कई बच्चों के तो ये भी आंसर होते हैं कि अगर 25% चार्ज एक से दूसरे पे गया है और चार्ज सेम ही गया क्योंकि एक से दूसरे पे ट्रांसफर ही तो हुआ है, तो बहुत सारे बच्चे तो फोर्स एफ ही लिख देते हैं। बट ये क्वेश्चन वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसा नहीं है, काफी अलग है। मुझे लगता है प्यारा सवाल है, बहुत सारे बच्चे इसको खुद से करते तो गलत करते। खैर आप आगे बढ़ते हैं, चलिए ठीक है। लाजवाब क्वेश्चंस में से एक, वेक्टर्स की प्रॉपर पढ़ाई आनी चाहिए 11th क्लास। देखो अगर आपको 11th क्लास का वेक्टर, मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत बाहर बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन वेक्टर की बेसिक नॉलेज की वजह से गलत करते हैं। तो देखो इसके लिए बच्चे कुछ कर नहीं रहे हैं। मैं आपको एक बात बड़ी बेसिक समझाता हूं यार। देखो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते करते आपको समझ में आ गया, मैं देखता हूं कि बच्चे थोड़ा सा कंप्लेंट ज्यादा करते हैं। मैं उनको बोलता हूं कि यार ये टॉपिक आपको आना चाहिए, तो वो कहते हैं अरे सर हमें तो ये आता नहीं है, अरे सर हमें तो इसकी वजह से 12th में भी अफेक्ट हो रहा है। नाउ व्हाट? अब क्या आगे? अच्छा बच्चा समझ गया कि यार वेक्टर की वजह से मेरे सवाल गलत अगर हो रहे हैं तो मुझे वेक्टर को पढ़ना चाहिए। कहां से पढ़ना चाहिए? अनगिनत ऑप्शन है। मैं तो कहूंगा मेरे लेक्चर से पढ़ो, मोशन इन अ प्लेन जाके पढ़ो 11th क्लास का। अब इस क्वेश्चन में आपको अंदाजा हो जाएगा कि अगर आपको वेक्टर्स नहीं आता 11th क्लास का, तो आपको 12th क्लास का यह चैप्टर कितने भी अच्छे से आता हो, आप इस सवाल को नहीं बना पाओगे। मैं आपको दिखाता हूं, रुको, देखो आप। टू स्मॉल आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डायपोल्स AB एंड CD, ठीक है, दोनों का डायपोल मोमेंट P है, ठीक है, आर केप्ट एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। मैं अभी और क्लियर कर दूंगा डायग्राम, वैसे तो क्लियर है बट आपको समझाने के लिए। और दोनों को E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है जो कि X एक्सिस की तरफ जा रही है, डायग्राम में दिखा भी रखा है। सबसे पहले आपको इसका नेट डायपोल मोमेंट निकालना है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई कनेक्शन नहीं। लाल रंग पे ध्यान देना, लाल रंग पे, ठीक है। क्या आपको दो डायपोल दिखे भी? ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो एक डायपोल ये रहा, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, एक डायपोल ये रहा। लेकिन डायरेक्शन याद है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। अगर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसे है, देखो, और एक नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसे है, देखो। ये वाले डायपोल को मैंने ऐसे दिखाया है और इसको मैंने ऐसे दिखाया है, ये भी P है, ये भी P है, और इन दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री का हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए। आपको नेट डायपोल मोमेंट निकालना है।
नेट डायपोल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला पता है, छोटा p ले लिया मैंने, बट शायद क्वेश्चन में कैपिटल p दे रखा है। ऑल्दो हम सबको पता है इसको हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, बट क्वेश्चन में कैपिटल p दे रखा है। अब अगर आपको नेट डायपोल मोमेंट निकालना, ये तो क्लियर हो गया यार, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है ना डायरेक्शन, तो नेगेटिव से पॉजिटिव एक डायपोल मोमेंट हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव एक हो गया, दोनों के बीच में 120 डिग्री है। ये डायग्राम आपको एग्जाम में बना के आ जाना चाहिए अगर ये क्वेश्चन आया तो, ताकि टीचर समझ जाए आपने क्या किया। अब हमारा जो पहले वाले का डायपोल मोमेंट है और जो दूसरे वाले का डायपोल मोमेंट है वो दोनों p हैं। अब अगर दोनों डायपोल मोमेंट हमारे लिए p हैं तो नेट डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं? नेट डायपोल मोमेंट निकालने के लिए, जिसको मैं p नेट कह दे रहा हूं, फॉर्मूला होता है ना p1 का स्क्वायर p2 का स्क्वायर 2p1 p2 cos थीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो P1 हमारे पास P ही है, ये भी हमारे पास P ही है, ये भी हमारे पास P ही है, 2 ये हमारे पास दोनों PP ही है, तो P स्क्वायर और cos 120 डिग्री आ गया, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 120 है। अब अगर आपके वेक्टर इतने स्ट्रांग है कि आपको याद है कि जब दो इक्वल वेक्टर के बीच में एंगल 120 होता है तो आंसर वही आता है, यानी P ही आता है, बाकी हमारे पास फॉर्मूला तो है। ठीक है, अब यहां से हमारे पास P नेट क्या आ गया भाई, देखो ये हमारे पास आ गया 2P स्क्वायर, ये हमारे पास है 2p स्क्वायर और cos 120 की वैल्यू -½ होती है, 2 से 2 कैंसिल, p स्क्वायर आ गया, 2p स्क्वायर में से एक p स्क्वायर गया तो आंसर है p स्क्वायर आ गया, p स्क्वायर बाहर आके p हो गया, यानी कि मुबारक हो, इसको मैं एक स्टेप और लिख देता हूं, यानी कि मुबारक हो, जो नेट डायपोल मोमेंट है, जो नेट डायपोल मोमेंट है वो हमारे पास p ही आ गया है, जो कि मैंने आपको कहा ही था। नेट डायपोल मोमेंट हमारे पास p ही आ गया है, जो कि मैंने आपको कहा ही था। डन है। अब कह रहे हैं, अगले पार्ट में कह रहे हैं, जो कि और इंटरेस्टिंग हो जाता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। मैग्नीट्यूड तो निकालना बहुत इजी है, डायरेक्शन कैसे निकाले? एक्चुअली डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के लिए आपको एक चीज चाहिए, और वो चीज क्या है? देखो, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ठीक है, इसका आंसर आपको मन ही मन देना ही होगा, आप दे पाओगे तो ही मजा आएगा, अदरवाइज फिर आपको और मेहनत करने की जरूरत है। देखो, अगर मुझे टॉर्क निकालना है तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE साइन थीटा, डायरेक्शन तो निकाल लेंगे। ठीक है, हमारे पास नेट डायपोल मोमेंट P आ चुका है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E है, साइन में थीटा, थीटा अगर आप मुझे बता दो तो मुझे मजा आ जाए। थीटा किसके बीच का होता है? डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब यहां पे इसी डायग्राम में आओ, मैं आपको पहले तो दिखा दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का है। क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहां दे रखी है, अगर आपने नोटिस किया है तो क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहां दे रखी है। नेट डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल ये थीटा होगा, तो वो नेट डायपोल मूवमेंट है क्या? तो यहां पे फिर से आती है वेक्टर की बड़ी मजेदार पढ़ाई। कैसे भाई? अगर ये P है, ये P है और इनका रिजल्टेंट भी P है, तो क्या यहां पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा? यहां पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। ये कौन है? ये कौन है? P1, ये कौन है? P2, और ये कौन है? ये कौन है भाई? ये है हमारे पास नेट डायपोल मोमेंट, ये हमारे पास P नेट, जो कि तुक्के की बात थी कि वो भी P ही निकला। ठीक है, तो अब अगर ये भी P है, ये भी P है, ऑब्वियस सी बात है, ये तो इसके बराबर ही होता है P, तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। अब अगर ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया तो ये वाला जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा। तो ये जो एंगल हो गया, ये वो एंगल है जो नेट डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, मजा आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा, ये वो एंगल है जो नेट डायपोल मोमेंट, ये नेट डायपोल मोमेंट है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। तो ये हमारे पास 30 डिग्री आ गया। दोबारा एक बार और, चलो लो, ये P है, ये P है, तो इनका रिजल्टेंट ये होगा जो कि P ही आया। अब अगर मैं इसको जोड़ूं तो ये तो वही है ना, P है ना, इसको जोड़ूं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, तो ये वाला एंगल 60 हो गया। अब ये पूरा 90 होता है, तो ये अगर 60 है तो नेट डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 30 है। ये एंगल तक पहुंचने के लिए आपको वेक्टर आना चाहिए, मैथ्स आना चाहिए। अगर ये नहीं आता तो फिर कैसे हम आगे बढ़ेंगे, आप बताओ। तो यहां पे आ जाएगा 30 डिग्री। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है भाई? साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, तो नेट टॉर्क हमारे पास आ गया PE/2, नेट टॉर्क हमारे पास आ गया PE/2। अब डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन वो तो बहुत सिंपल है ना, वो तो बहुत सिंपल है। कैसे? अगर डायरेक्शन की बात करें, ब्रैकेट में लिख देंगे,
ये हमारे पास P है, ये हमारे पास E है। अगर आपको याद हो तो P क्रॉस E करते हैं, P क्रॉस E करते हैं। ये हमारे पास P है, ये हमारे पास नेट डायपोल मोमेंट है P नेट, ये हमारे पास E है, इनके बीच का एंगल 30 डिग्री आ चुका है। टॉर्क की डायरेक्शन के लिए क्रॉस P क्रॉस E, P क्रॉस E राइट हैंड स्क्रू रूल, बहुत अच्छे से डायरेक्शन बताई थी। P क्रॉस E राइट हैंड स्क्रू, अंगूठा अंदर अंदर आ गया, मतलब अगर ये x है ये y है तो ये z होगा और अंदर माइनस z होगा, तो माइनस z एक्सिस में इसकी डायरेक्शन आ गई, जिसको आप माइनस k कैप भी लिख सकते हो, ठीक है, माइनस z एक्सिस में डायरेक्शन आ गई। प्यारा सवाल ओपी इन द चैट, प्यारा सवाल ओपी, ये एक पेज खाली बच गया। प्यारा सवाल ओपी इन द चैट होना चाहिए क्योंकि अच्छा सवाल है। चलो अगले पे आते हैं। दो, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी से सवाल हो गए, दो तीन आओ, दो तीन अच्छे एमसीक्यू करते हैं प्यारे प्यारे। और नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट एक्स, एक एक्स ऑब्जेक्ट है जो कि नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, इज रिपेल्ड बाय, ये नेगेटिवली चार्ज है, इज रिपेल्ड बाय अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट वाई, इसको रिपेल हुआ है, ये रिपेल हुआ है वाई से, ठीक है। अच्छा चलो आगे बढ़ने से पहले, अगर ये वाई से रिपेल हुआ है तो क्या ये पक्का है कि वाई पे चार्ज नेगेटिव ही होगा? क्या आपको याद है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इसके वन शॉट में बताया गया था कि एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, एक नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता है, लेकिन एक चार्ज बॉडी एक अनचार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकती है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से। तो अगर इसने इसको रिपेल किया है तो पक्की बात है कि इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। However, an object Z is attracted by Y, लेकिन जो Z है, ये जो Z है ये इससे अट्रैक्ट हुआ है। अगर इससे अट्रैक्ट हुआ है तो या तो इस पे पॉजिटिव है या तो इस पे कोई चार्ज नहीं है, या तो इस पे पॉजिटिव है या तो इस पे कोई चार्ज नहीं है। बिकॉज अगर ये नेगेटिवली चार्ज है और ये अट्रैक्ट हुआ तो या तो इस पे पॉजिटिव है या फिर इस पे कोई भी चार्ज नहीं है और इसने इसको इंडक्शन से अट्रैक्ट किया, ठीक है। आओ अब सवाल पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉसिबल स्टेटमेंट फॉर द ऑब्जेक्ट Z? ऑब्जेक्ट Z पे पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज तो हो ही नहीं सकता, न्यूट्रल हो सकता है और पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। मेरे हिसाब से ये देखो, अगर X ने Y को रिपेल किया है तो Y पे नेगेटिव है और Y Z से अट्रैक्ट हो रहा है तो या तो इस पे कोई चार्ज नहीं है या फिर पॉजिटिव है, तो आंसर है सी, सिंपल। अब अगले सवाल पे अगर आए तो ये सवाल एक्चुअली में मेरे हिसाब से आज का क्वेश्चन ऑफ द डे हो सकता है, क्वेश्चन ऑफ द डे आप इसे कह सकते हो। मैं अपने YouTube लाइव में, मैराथन्स में, अपने पेड बैच में हमेशा क्वेश्चन ऑफ द डे बोलता हूं किसी को, मतलब जो हमने उस दिन में क्वेश्चन किए उनमें सबसे अच्छा सबसे बेहतरीन क्वेश्चन कौन सा है। विनर सीरीज का क्वेश्चन है, विनर सीरीज का स्क्रीनशॉट है। ये सवाल एक्चुअली में अगेन एक बहुत अच्छे लेवल का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के तरीके से आ सकता है, क्योंकि ये हमारे दो बड़े खतरनाक टॉपिक्स को, एक ऑसिलेशन चैप्टर हमारा 11th क्लास और इस चैप्टर के कंसेप्ट को मिलाता है आपस में, विच इज वेरी 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 नाइस क्वेश्चन। आओ एक बार देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। अगर मैं आपको ये पहले कभी ना दिखाऊं और आप उतने लेवल पे ना सोच सके तो ये क्वेश्चन करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है कुछ बच्चों के लिए। टू चार्जेस माइनस क्यू ईच आर फिक्स्ड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2d, ये हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है, ये भी हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस 2d है यानी dd हो गया। थर्ड चार्ज Q ऑफ मास M प्लेस्ड एट मिड पॉइंट, ध्यान रखिएगा मिड पॉइंट, इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली बाय X, इसको हल्का सा, पहले ये चार्ज यहां बैठा हुआ था, यहां से आपने इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, और वो जो X डिस्प्लेस किया है वो इस D से बहुत ज्यादा छोटा है, यानी कि हम कहीं ना कहीं X को आगे इग्नोर कर पाएंगे एप्रोप्रिएटली। परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द टू फिक्स्ड चार्जेस एज शोन इन द फिगर, शो करना है कि Q एक SHM परफॉर्म करेगा और जिसका टाइम पीरियड ये होगा। यानी आपको दो चीजें प्रूव करनी है, एक तो ये प्रूव करना है, हमारे पास काफी जगह है कि ये SHM कर रहा है, एक तो ये प्रूव करना है। आई होप आपको याद हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन को प्रूव करने के लिए, SHM को प्रूव करने के लिए एक शर्त होती थी, SHM अगर मुझे किसी को भी प्रूव करना है तो उसके लिए एक शर्त होती थी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X होता था, अगर आपको याद हो तो। माइनस प्लस वो तो डायरेक्शन थी कि माइनस भी होता था, लेकिन हाँ ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होती थी फोर्स डिस्प्लेसमेंट के, और माइनस में होती थी। तो ये आप, या फिर एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू X होता था, जैसे मर्जी कह लो, पता है ना। यानी फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों X के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ करते थे, ऐसा कह सकते हैं हम, ठीक है।
तो फोर्स अभी के लिए अगर मैं सब डायरेक्शन वायरेक्शन छोड़ दूं तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स अगर हम प्रूव कर देते हैं, या फिर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स अगर हम प्रूव कर देते हैं, तो ऐसे जमा जाता है। उसके बाद आपको शो करना है कि ये टाइम पीरियड जो होगा इसका वो ये होगा। देखने में बहुत अजीबो गरीब लग रहा है, बट जब आप करोगे फ्लो देखोगे उतना मुश्किल सवाल भी नहीं है। ठीक है, पहले तो आओ ओरली समझते हैं कि क्या ये एसएचएम करेगा। ओरली समझते हैं, ओरली। ठीक है, अगेन वेक्टर्स की थोड़ी सी पढ़ाई ओरली समझते हैं। अगर ये हमारे पास क्यू चार्ज है और ये हमारे पास माइनस क्यू है, तो ऑब्वियस ही बात है ये इस पे फोर्स ऐसे लगा रहा होगा, कॉमन सेंस की बात है। ऐसे ही उस पे उधर भी लगा रहा होगा। अभी हम किसी एक के लिए बात करेंगे। ठीक है, अब ये जो फोर्स लग रही है इसके मैं दो कंपोनेंट्स बना देता हूं। एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, ये एक कंपोनेंट हो जाएगा, और ये एक कंपोनेंट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये एक कंपोनेंट हो गया और ये एक कंपोनेंट हो गया। अच्छा भाई, अब एक और बात समझने वाली क्या है, अगर ये हमारे पास एंगल थीटा है, अगर ये हमारे पास एंगल थीटा है, तो ये वाली फोर्स हो जाएगी एफ कॉस थीटा और ये वाली फोर्स हो जाएगी एफ साइन थीटा। अब ऐसे ही इसकी भी एफ साइन थीटा उधर होगी और साइन थीटा के कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और कॉस थीटा कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। लेकिन समझने वाली बात क्या है, जैसे ये पॉइंट यहां आएगा, यहां पे आते ही फोर्स जीरो हो जाएगी, फिर आगे जाएगा इनर्शिया की वजह से, फिर वो उसे ऐसे खींचेगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ऐसे खींचेगा। तो एक प्रकार से पेंडुलम की तरह काम कर रहा है। देखो अभी वहां जाने के बाद इन ये दोनों चार्ज इसको नीचे की तरफ खींचेंगे। जैसे यहां पहुंचेंगे नेट फोर्स जीरो हो जाएगी, बिकॉज सेंटर पे आ गए इक्वल चार्जेस के। लेकिन इनर्शिया की वजह से वो रुकेगा नहीं, बिकॉज वो कुछ वेलोसिटी अचीव कर चुका होगा। फिर वो जाएगा नीचे, तब तक ये दोनों उसको ऐसे खींच रहे होंगे, जिसके से नेट फोर्स ऐसे, यानी ऐसे जाएगा तो नेट फोर्स ऐसे होगी, ऐसे जा रहा होगा तो नेट फोर्स ऐसे होगी। तो एक प्रकार से तो ये ओरली प्रूव हो चुका है कि एसएचएम है, बिकॉज फोर्स इज ऑपोजिट ऑफ माइनस एक्स। बट ठीक है, एसएचएम हम प्रूव भी कर देंगे। तो पहले तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ये चार्ज ऐसे 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 ऑसिलेट करता रहेगा। आपके दिमाग में ही अगर पिक्चर क्लियर नहीं है तो फिर कैसे काम करेंगे। ये चार्ज अब ऐसे 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 कैसे कैसे ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा, और अगर ये ऑसिलेट करेगा, सिंपल हार्मोनिकली करेगा, तो इसका टाइम पीरियड भी निकल जाएगा। आज अब शुरू करते हैं। पहली बात तो जो इस पे नेट फोर्स लग रही है, नेट फोर्स वो लग रही होगी 2f cos थीटा। सर 2f क्यों भाई? अरे 2f ही तो होगी, अरे 2f ही तो होगी। साइन थीटा ने साइन थीटा को कैंसिल कर दिया, cos थीटा ऐड हो गया। ठीक है, ये डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको। अब जो नेट फोर्स होगी, जो कि हमारे पास 2f cos थीटा है, f की जगह मैं लिख रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, जो कि Q स्क्वायर ही है। इन दोनों, ये भी चार्ज Q है, ये भी चार्ज Q है, माइनस तो आ ही रहा है। आप वेक्टर फॉर्म में बात करोगे तो साथ में माइनस आएगा फिर। ठीक है, तो K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इसके और इसके बीच में कितना डिस्टेंस है? अगर ये D है और ये X है, तो ये कितना हो जाता है? अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास फोर्स आ गई। साथ में चल रहा है कॉस थीटा, अभी कॉस थीटा की वैल्यू को भी पुट कर रहे हैं, ध्यान सुनना। तो ये आ गया मेरे पास 2q स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका स्क्वायर करेंगे तो डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सही है। अब यहां पे कॉस थीटा की वैल्यू डालेंगे, बिकॉज पूरे कहीं में कॉस थीटा तो नहीं है, तो कॉस थीटा की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। अगर ये थीटा है तो ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। बेस है हमारे पास एक्स, बेस है हमारे पास एक्स, तो कॉस थीटा की जगह मैं डाल रहा हूं बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, जो कि अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। चलिए जी, बढ़िया हो गया। अब नेट फोर्स का फॉर्मूला मेरे पास आ गया 2q स्क्वायर अपॉन में, इसको इधर लिख लेते हैं, नेट फोर्स का फॉर्मूला आ गया 2q स्क्वायर एक्स अपॉन में 2q स्क्वायर एक्स अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 है और यहां पे हाफ है, ये बहुत बार कर चुके हैं। तो डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 आएगी। लेकिन हम सबको पता है कि भाई जो x है ये काफी छोटा है d से, तो अगेन हम ऊपर से तो x को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि फिर तो सभी जीरो हो जाएगा। लेकिन नीचे से x को इग्नोर कर सकते हैं। अगर नीचे से x को इग्नोर करेंगे तो d की पावर 2 और ये 3/2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे हमारे पास मुबारक हो नेट फोर्स बचेगी 2q स्क्वायर एक्स अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, स्क्वायर से 2 कैंसिल हो गया, पावर 3 आ गई।
यहां पे इससे ये कैंसिल होगा, नीचे आ जाएगा 2, तो नेट फोर्स हमारे पास आ गई है क्यू स्क्वेयर एक्स अपॉन में 2 पाए एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब। ये हमारे पास नेट फोर्स आ गई है, नेट फोर्स आ गई है। लेकिन क्या करें इसका, नेट फोर्स तो निकालना नहीं था, हमें प्रूफ करना था कि एसएचएम और टाइम पीरियड। अरे अरे रुको तो क्या ये कहना सही है कि जो नेट फोर्स आ गई है वो आ चुकी है क्यू स्क्वेयर एक्स अपॉन में 2 पाए एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब आया, ऐसे कुछ है ठीक है। क्या यहां पे हमारी नेट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आ गया है? सर माइनस का, माइनस देखो मैंने आपको पहले कहा था, माइनस आप चाहो तो पहले से लगा सकते हो, वेक्टर फॉर्म में बात कर रहे हो तो एक चार्ज प्लस का एक माइनस का, पूरे इक्वेशन में माइनस चलेगा। बट अभी माइनस मैटर नहीं कर रहा है, टाइम पीरियड वगैरह निकालना है, अभी हम मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हैं। तो हमारे पास नेट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आ चुकी है, तो इसका मतलब ये तो प्रूव हो गया कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। लेकिन क्या आपको याद है कि नेट फोर्स का फॉर्मूला के एक्स होता था? नेट फोर्स का फॉर्मूला एसएचएम में के एक्स होता था, वहां पे के हमारे लिए स्प्रिंग कांस्टेंट हुआ करता था। और यहां पे हमारे लिए ये जो कांस्टेंट है, ध्यान से देखो, क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 पाए एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब, साथ में एक्स है। ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में किए भी है तुमने। गुलाब का फूल दे दो कमेंट सेक्शन पे, सेशन को कर दो लाइक, विनर सीरीज खरीद लो अगर ऐसे क्वेश्चन और चाहिए तो। पेपर अब बाद में खरीदोगे, प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं होगा। F इज इक्वल टू आ चुका है के एक्स, तो क्या ये के बराबर आ गया? क्या ये स्प्रिंग कांस्टेंट के, ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है के, ये हमारे बराबर आ गया क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 पाए एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब, इसके बराबर आ गया। ये हमारे पास के आ गया भाई, के आ गया, के आ गया। अब यहां से सारा खेल शुरू हो जाता है, क्यों? क्योंकि मेरे को टाइम पीरियड निकालना है। अब तो खेल शुरू हुआ और खत्म हुआ, समझो। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट एम बाय के होता है, ये फॉर्मूला है भाई, 11th क्लास में पढ़ा था। टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एम की जगह तो एम है, के की जगह मैं लिख रहा हूं क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 पाए एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब। इस सबको ले जाओ ऊपर, फीलिंग आ गई होगी आपको, एम 2 पाए एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब अपॉन में क्यू स्क्वायर। अब जो फॉर्मूला हमें प्रूव करना है उसमें सब कुछ अंडर रूट में। अब अगर सब कुछ अंडर रूट में है तो मुझे 2 पाए को भी अंदर लेके जाना होगा। इतनी मैथ सबको आती होगी कि 2 पाए अगर अंदर गया तो 2 पाए अंदर जाके 4 पाए स्क्वायर हो जाएगा। और यहां पे हमारे पास पहले से ही 2 है, एम है, पाई है, एप्सिलॉन नॉट है, डी क्यूब है, अपॉन में क्यू स्क्वायर है। समझ गए क्या? 4 इंटू 2 8 आ गया, पाए का क्यूब आ चुका है, एम एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब अपॉन में क्यू स्क्वायर, इसका अंडर रूट का मतलब पावर हाफ, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया। मुबारक हो भाई साहब, इतना बेहतरीन सवाल है ना ये, कि अच्छे बच्चे इसे जब तक एक बार नहीं कर लेंगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यस, प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यस। एक दो बार वीडियो को पॉज कर लो, एक दो बार ढंग से देख लो। देखो, कोई जल्दबाजी मत करना प्लीज, अच्छे से देख लो, कोई जल्दबाजी मत करना, तभी आगे बढ़ना। डन है? चलो, ये रहा पहला पेज, रोक लो चाहे वीडियो। ये रहा दूसरा पेज, रोक लो चाहे वीडियो। डन? ठीक है। अगर ये लाइव क्लास चल रही होती, मैं अभी आगे बढ़ता ही ना, या मुझे ना बोर्ड को थोड़ा मिटाना होगा, थोड़ा गंदा सा लग रहा है। अगर ये लाइव क्लास चल रही होती तो मैं आगे बढ़ता ही ना, मैं कहता नहीं भाई नहीं, पहले आप इसको देखो। पर ये रिकॉर्डेड है तो हम टाइम बचाएंगे, और आप प्लीज वीडियो को पॉज करेंगे, और पॉज करके अच्छे से उसको पहले आप देखेंगे, बिकॉज प्यारा क्वेश्चन था। चलो अब ये आते हैं एक मुश्किल, तो अब एक आसान क्वेश्चन आ गया है थोड़ा सा। मिक्सचर बने रहना चाहिए, जीवन में बैलेंस बने रहना चाहिए। रोज राजमा चावल, कड़ी चावल भी नहीं खाना अच्छा लगेगा आपको। कभी कभी बीच में घिया, तोरी टिंडे। वैसे तो आई लव तोरी टिंडे, बट स्टीरियोटाइप्स हैं, लोगों को ज्यादातर पसंद नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आसान सवाल है, ऑल इंडिया 2022 में आया हुआ सवाल। ठीक है, क्या है सवाल भाई? 2 पॉइंट चार्ज प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 दे रखा है।
डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 दे रखा है, आर एट डिस्टेंस बिटवीन, आर उनके बीच का डिस्टेंस है, उनके बीच में एफ फोर्स है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इन वैक्यूम एट द सेम डिस्टेंस। अक्सर उल्टा होता है, अक्सर आपसे वैक्यूम में फोर्स दे रखी होती है और मीडियम में पूछी होती है। यहां पे मीडियम में दे रखी है और वैक्यूम में पूछी हुई है। प्लस यहां पे ना एक प्रॉब्लम है, अगर आपने सेकंड चैप्टर कर लिया है, नहीं किया तो इग्नोर करना है इस बात को, अगर कर लिया है तो आपको पता होगा कैपेसिटेंस डाइइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद के टाइम्स बढ़ जाता है, लेकिन एक्चुअली में फोर्स जो होती है मीडियम में वैक्यूम के मुकाबले 5 गुना या जितना भी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उतना टाइम्स कम हो जाती है। एक्चुअली में इसका कारण क्या है, हमारे पास कारण है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता है, और एप्सिलॉन नॉट की जगह हम लोग के एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं अगर कोई और मीडियम होता है तो। और यहां पे ये सारा हमारे पास पुराने वाली फोर्स होती है, तो नई वाली फोर्स पुराने वाले से के टाइम्स कम हो जाती है। लेकिन बच्चों को अक्सर उल्टा लगता है, उनको लगता है अगर कैपेसिटेंस के टाइम्स होता है तो फोर्स भी के टाइम्स होती है। नहीं नहीं, चाहे कहीं पे लिख लेना बेटा, चाहे कहीं पे लिख लेना, ये काम आएगा कि जो कैपेसिटेंस होता है नए वाले मीडियम में वो के टाइम्स हो जाता है वैक्यूम के, लेकिन जो फोर्स होती है मीडियम में वो फोर्स इन वैक्यूम के मुकाबले के टाइम्स कम हो जाती है। ये बात पता होनी चाहिए, बिकॉज एप्सिलॉन नॉट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है और एप्सिलॉन बढ़ जाता है, बेसिक सी बात। अच्छा, अब यहां पे क्या पूछा है उसको छोड़ के अगर हम बोलें तो जो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम में फोर्स थी वो एफ थी, तो जो फोर्स इन मीडियम होता है वो फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय के होता है। अब फोर्स इन मीडियम आपको एफ दे रखी है, इस बार उल्टा है, और फोर्स इन वैक्यूम आपको निकालनी है और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, तो फोर्स इन वैक्यूम जो है वो 5 टाइम्स एफ हो जाता है। अब यहां पे अगर आपने 5 टाइम तुक्के से मारा था वो तुक्के से हुआ है, बट एक्चुअली में ये फॉर्मूला उल्टा होता है, ये बात ध्यान रखना आप लोग। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। याद होगा पीछे क्वेश्चन कराया था, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही था वो शायद, जहां पे दो बॉल्स जीरो ग्रेविटी में थी, यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स है। आओ देखते हैं। अ स्मॉल ऑब्जेक्ट विद चार्ज Q and weight mg is attached to one end of the string of the length L attached to stationary support. The system is placed in uniform horizontal electric field as shown. In the presence of the field, the string makes constant angle theta with the vertical. आपको उसका साइन और मैग्नीट्यूड ऑफ Q बताना है, Q का क्या साइन है और उसका चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है। देखो बहुत सिंपल सी बात करूंगा, साइन तो सीधा पता लग रहा है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, हाँ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो ऑब्जेक्ट जो है वो यहां से इधर था ना पहले, इधर था ना पहले, वो इधर चला गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कौन सा चार्ज जाता है, आंसर है पॉजिटिव जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कौन सा चार्ज जाता है, आंसर है पॉजिटिव जाता है, तो सी आंसर तो ऑटोमेटिकली कट ही जाता है। ठीक है, अब सी आंसर तो कट गया, अब क्या करें, आओ भाई वेक्टर्स को रिजॉल्व करते हैं। कह रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड में गया और इसने थीटा एंगल बना दिया, ठीक है, थीटा एंगल बना दिया। अब ये थीटा एंगल कैसे निकालेंगे, नीचे इस पे फोर्स लग रही होगी mg, नीचे इस पे फोर्स लग रही होगी mg, नीचे इस पे फोर्स लग रही होगी mg। अब इधर इस पे एक और फोर्स लग रही होगी, वो होगी, अगर इस पे चार्ज Q है तो इस पे इधर की तरफ एक फोर्स लग रही होगी, दैट इज QE। इधर लग रही होगी इस पे टेंशन, टेंशन को हम अलग कलर से दिखाते हैं, इस पे लग रही होगी टेंशन। अब टेंशन के दो टुकड़े होंगे, एक ये होगा एक ये होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा T cos थीटा और ये हो जाएगा T sin थीटा। सही है क्या, सही है क्या, अलग कलर यूज करना चाहिए था क्या, थोड़ा मजा नहीं आ रहा है, कोई नहीं, ये हमारे पास T cos थीटा हो जाएगा और ये हमारे पास T sin थीटा हो जाएगा, ये, और उधर की तरफ हमारे पास लग रही होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि कितनी होगी, QE होगी, और हमें ये Q ही निकालना है। ठीक है ना, हमें ये Q की वैल्यू ही तो निकालनी है। आ जाओ भाई, अब अगर मुझे यहां पे चार्ज निकालना है तो मेरा प्लान क्या है, ऊपर वाली फोर्स नीचे के बराबर होगी, तो T cos थीटा तो mg के बराबर हो गया, T cos थीटा तो mg के बराबर हो गया, T cos थीटा, क्योंकि भैया ये इक्विलिब्रियम में,
तो टी कॉस थीटा बराबर हो जाता है mg के, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। और टी साइन थीटा बराबर हो जाता है टी साइन थीटा बराबर हो जाता है QE के। अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, सेकंड को ऊपर रखूंगा, फर्स्ट को नीचे, ताकि टी साइन थीटा और इधर टी कॉस थीटा से मुझे टी टैन थीटा मिल जाए, बिकॉज ऑप्शंस में मैंने देख लिया है कि टैन थीटा। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो यहां पे QE आ गया है और उधर हमारे पास mg आ गया है, तो t से t कैंसिल हो गया, ये हमारे पास tan थीटा आ गया है। हमें q निकालना है जो कि मल्टीप्लाई हो गया है mg से, और e चला गया है नीचे, ये हमारे पास q आ गया है। तो q की वैल्यू आ गई mg बाई ई tan थीटा, mg बाई ई tan थीटा, mg बाई ई tan थीटा। बी आंसर है, बी आंसर है, बी आंसर है भाई, बी आंसर है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी तो कैसे खेलना है, ये क्वेश्चन उसका बेस्ट एग्जांपल है। बी आंसर है, बी आंसर है, बी आंसर है, डन है। चलो बढ़िया क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। फैंटम दे नाल दी मैं एक होर कुर्ती सवाल, बहुत प्यारा क्वेश्चन, आ जाओ। ये फिर से आपको मैच करवाएगा 11th क्लास और 12th क्लास। अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ इतना ग्राम, एक चार्ज है जिसका आपको मास दे रखा है, पहले मास दे रखा है 100 माइक्रोग्राम है ये, ठीक है। इज थ्रोन इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, कितनी है 1 इंटू में 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम है। इफ द चार्ज ऑन द, अच्छा चार्ज, मैं वही कहूं, चार्ज तो दे नहीं रखा तो कैसे करेंगे, चार्ज दे रखा है 40 माइक्रो कूलम एंड द इनिशियल वेलोसिटी इज, और इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है 200 मीटर पर सेकेंड। हाउ मच डिस्टेंस इट विल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो फाइनल वेलोसिटी भी दे रखी है, बहुत ही कुछ दे रखा है, बहुत ही कुछ दे रखा है। फाइनल वेलोसिटी 0 है, आपको बताना है कितना वो डिस्टेंस चलेगा रेस्ट पे आने से पहले। देखो मेरे दिमाग में एकदम से पिक्चर क्लियर हो गई। अगर मेरे पास u है, मेरे पास v है, मेरे को s निकालना है, तो अगर मुझे a मिल जाए, जो कि क्वेश्चन में निकालने को बोला नहीं गया है, अगर मुझे एक्सेलरेशन, जिसको आप रिटार्डेशन बोलोगे बिकॉज वो रुक रहा है, अगर मुझे रिटार्डेशन मिल जाए, अगर मुझे एक्सेलरेशन मिल जाए, तो मैं डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकता हूं। और इस पूरे डेटा से एक्सेलरेशन निकालना मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन मैं दाएं से करूंगा बिकॉज मैं राइटी हूं। देखो भाई, अब पॉजिटिव चार्ज है इतना, उसको ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंका गया, इसका मतलब है जो भी फोर्स लग रही होगी वो उसे अपोज करेगी, तभी तो वो रुका। लेकिन वो फोर्स कितनी होगी, पहले इन चीजों को ठीक कर लेते हैं। 0.1 माइक्रोग्राम से माइक्रो केजी में आ गया, और माइक्रो मतलब 10 की पावर -6, तो ओवरऑल 10 की पावर -7 केजी हो गया। और ये 40 इंटू में 10 की पावर -6 से 4 इंटू में 10 की पावर -5 कूलम हो गया है, ठीक है। अब अगर वो रुक रहा है तो कॉमन सेंस की बात है, जो उस पर फोर्स लग रही है वो QE लग रही है। फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू में एक्सेलरेशन होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन होता है। मास है 10 की पावर -7, एक्सेलरेशन निकालना है, चार्ज उस पे है 4 इंटू में 10 की पावर -5। इलेक्ट्रिक फील्ड जो उस पे लग रही है वो कितनी लग रही है, 10 की पावर 5 लग रही है। सही है, सही है, इससे ये कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 4 इंटू में 10 की पावर 7। ओ भाई साहब, इतना ज्यादा, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी भाई, इतना ज्यादा एक्सेलरेशन है 4 इंटू में 10 की पावर 7। मास भी तो बहुत कम है, 100 को मैंने ग्राम से पहले माइक्रोग्राम को ग्राम में किया तो 10 की पावर -6 आ गया, और फिर 1000 से डिवाइड कर दिया, सही तो किया, ठीक है। इसके बाद चार्ज आ गया हमारे पास, ठीक है, और F इक्वल टू QE आ गया, मास इनटू में एक्सेलरेशन आ गया, Q के डाल दे, हाँ सब कुछ सही है। तो काफी ज्यादा बड़ा एक्सेलरेशन आया, काफी ज्यादा बड़ा एक्सेलरेशन आया, 4 इंटू में 10 के बाद 7, बट कोई बात नहीं, अब आया तो आया। अब निकालते हैं कितना डिस्टेंस ये चलेगा, हाँ कितना डिस्टेंस चलेगा। तो फाइनल फॉर्मूला है हमारे पास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, लगा देते हैं, आ जाओ। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलो, अच्छा मैं भूल गया आपको बताना कि ये एक्सेलरेशन तो नेगेटिव में आएगा, बिकॉज फोर्स नेगेटिव होगी भाई, क्योंकि वो उसको अपोज कर रहा है। ऑब्वियसली बात है, वो उसको अपोज कर रहा है, अपोज कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो एक्सेलरेशन जो भी आएगा वो तो माइनस में ही आएगा भाई, माइनस में ही आएगा। ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक है ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है, ठीक है, माइनस में आएगा। मैं चाहे यहां माइनस लगा दूं, चाहे यहां लगा दूं, समझ जाना आप,
भैया एक्सेलरेशन नेट माइनस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि वो अपोज कर रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 200 है, 2 हमारे पास 2 है, ए हमारे पास निकाल लिया है। 4 इंटू में 10 की पावर 7 है भाई, बहुत ही ज्यादा लग रहा है मेरे को। खैर यहां पे आ गया -4, 1 2 3 4 इज इक्वल टू 4 टू 8, 1 10 की पावर 7 ऐसा आ गया। ठीक है, माइनस का लगाना है, माइनस का लगाना है, माइनस का लगाना है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। थोड़ा सा मैं यहाँ पे कंफ्यूज हुआ हूँ, माइनस नहीं लगा मैं एक्चुअली, नंबर मेरा ना ध्यान सारा का सारा 10 की पावर 7 पे चला गया, बट मैं ये भूल गया हूं कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 200 भी थी। देखो अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 200 ना होती, बहुत कम होती, तो 10 की पावर 7 आप समझ रहे हो कितना ज्यादा रिटार्डेशन है, कि वो इंस्टेंटली 0.00 कुछ डिस्टेंस चल के रुक जाएगा। बट उसकी वेलोसिटी भी काफी ज्यादा है, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। लेकिन माइनस में एक्सेलरेशन होगा और ये माइनस में, ध्यान रखना। अगर आप इसको माइनस में नहीं पुट करते तो आपका डिस्प्लेसमेंट माइनस में आ जाएगा, विच इज टेक्निकली इनकरेक्ट, क्योंकि आपने उसको अपोज किया है इस डायरेक्शन में जाके, तो एक्सेलरेशन ऑपोजिट रहेगा। ठीक है, सॉरी। अब ये आ गया हमारे पास 1 2 3 4, 4 टू -8, और यहां पे आ गया 10 की पावर 7। यहां से ये कैंसिल हो जाता है, तो ये माइनस एस की वैल्यू, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो एस की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 इंटू में 10 की पावर 4 अपॉन में 8 इंटू में 10 की पावर 7। ठीक है, तो यहां से ऐसा आता है 0.5 इंटू में 10 के पावर -3। तो अगर मैं -3 लेता हूं, या मैं इसको चाहूं तो आगे मीटर में, सेंटीमीटर में कैसे भी लिख सकता हूं, बट मीटर में छोड़ेंगे तो 5 इंटू में 10 की पावर -4 मीटर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, अगेन एक बार कैलकुलेशन देख लेना, लेकिन कुछ भी नहीं है सवाल। नंबर्स को अगर हम छोड़ दें तो नेट फोर्स का फॉर्मूला QE होता है, नेट फोर्स आ गया मास इनटू एक्सेलरेशन, उसके बाद सब हमने मैथ्स लगाई है और ये गिवन लिखा है। तो एक बार देख लेना नंबर्स में मैंने कुछ गलती ना की हो, बाकी ओवरऑल इट इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। वन शॉट देखा है तो पता होगा। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, इसकी एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, अगर डायपोल को रखा होता हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो चाहे कुछ भी हो जाए, जो नेट फोर्स होती है वो 0 होती है, लेकिन जो टॉर्क होता है उसका फॉर्मूला PE sin थीटा होता है। ठीक है, लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, तो इलेक्ट फोर्स जो है वो 0 नहीं होगी, क्योंकि एक तरफ से चार्ज ज्यादा फोर्स फील कर रहा होगा, एक तरफ से कम। अगर आपको याद है कि ऐसा क्यों हुआ था, तो यहां पे हमने डायपोल को रखा था, तो इस पे जो फोर्स थी और इस पे जो फोर्स थी वो इक्वल हो गई थी और अपोजिट हो गए थे, नेट फोर्स 0 हो गई थी। लेकिन यहां पे कोई एक पे फोर्स ज्यादा होगी, किसी एक पे कम होगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, कहीं भी ज्यादा कम हो सकती है। और टॉर्क तो ऑब्वियसली बात है लग ही रहा होगा यार, टॉर्क तो अभी भी PE sin थीटा लग ही रहा होगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, लेकिन यानी कि टॉर्क और फोर्स दोनों, यानी वो घूमता घूमता आगे जाएगा। मैंने वन शॉट में बताया था कि अगर आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो एक ही जगह पे घूमेगा, नॉन यूनिफॉर्म में रखा हुआ है तो घूमता घूमता आगे या फिर घूमता घूमता पीछे जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कहां पे फील्ड स्ट्रांग है। तो अगर एक डायपोल को रखा गया नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, इट मे एक्सपीरियंस सम फोर्स और टॉर्क, दोनों एक्सपीरियंस कर सकता है, मे बी नॉन जीरो। क्योंकि मे बी क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज एंगल बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो मे बी नॉन जीरो है ना, दोनों ही नॉन जीरो हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो अब लाजवाब क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन 2005 मेडिकल एग्जाम में आया हुआ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगेन मोशन इन अ प्लेन और इस चैप्टर को ये कनेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास एक क्वेश्चन और ये हमारे पास अगला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और बचे हैं मेरे हिसाब से। तीनों क्वेश्चन में ऐसा करते हैं, क्योंकि ये 3 आखिरी क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि आप इस सेशन को पूरा फ्रूटफुल बनाओ। तो मैं आपको ये पहला क्वेश्चन दे रहा हूं, वीडियो को पॉज करके इसको करो। ये दूसरा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके इसको करो, ये थोड़ा सा आसान है। ये तीसरा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके इसको करो। अब मान के चल रहा हूं कि कर लिया भाई, ठीक है, 3 ही सवाल है। देखो ये भी नहीं बनाओगे तो फिर अच्छी बात नहीं है भाई, गंदी गंदी बात है ये। आओ देखते हैं क्या सवाल है। एक इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी
3200 वोल्ट पर मीटर मींस न्यूटन पर कूलम। अगर सेकंड चैप्टर पढ़ा तो पता होगा वो न्यूटन पर कूलम ही। एंटर्स परपेंडिकुलर टू द फील्ड विद वेलोसिटी ऑफ इतना, व्हाट इज इट्स डेविएशन इन इट्स पाथ। क्वेश्चन ही समझ नहीं आता। डिप्रेशन, देखो बेटा मैं आपको बताता हूं, बहुत ही आसान है अगर आप समझो कि क्या हो रहा है। हो क्या रहा है कि भैया हमारे पास एक एरिया में ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो मान लेते हैं ऐसे जा रही है, इसको हम डायग्राम को यहां बनाते हैं। मान लेते हैं कि एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे जा रही है, यूनिफॉर्म है। अब एक चार्ज पार्टिकल इसमें यहां से एंटर करता है, यहां से एक चार्ज पार्टिकल इसमें एंटर करता है, ठीक है, यहां से चार्ज पार्टिकल एंटर करता है और क्या रखा है कि एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी इतना परपेंडिकुलर टू द फील्ड, ठीक है। यहां से वो परपेंडिकुलर एंटर करता है और वो ये वाला डिस्टेंस चलता है, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस चलता है। लेकिन क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है तो इस पे जो फोर्स लगेगी वो इधर लगेगी, जिसकी वजह से एक्चुअली में जो ये पाथ फॉलो करेगा वो कुछ ऐसा पाथ होगा। रिवर वाले क्वेश्चन याद है 11th क्लास में, जाना इधर चाह रहा है लेकिन जाएगा इधर, तो आपको बताना है कि ये कितना डेविएट हो जाएगा अपने रास्ते से, यानी इसको यहां जाना था, ये यहां पहुंचेगा तो कितना डेविएशन होगा। तो अगर मैं इसको y एक्सिस मान रहा हूं तो ये मेरे को x निकालना कि कितना डेविएट हो जाएगा, मुझे ये x निकालना। और अगर आपने 11th क्लास मुझसे की है तो मैंने हमेशा आपको बोला ऐसे केसेस में दो अलग अलग x एक्सिस और y एक्सिस का डेटा लिखा करो। तो अगर मैं बोलूं कि x एक्सिस और y एक्सिस का डेटा कैसे लिखते हैं, अगर आपको नहीं पता तो देखो, मैंने इसको माना है y एक्सिस, इसको माना x एक्सिस, ठीक है। y एक्सिस में से कितना चलना है, आंसर है y एक्सिस में इसको चलना है 0.1 मीटर, और y एक्सिस में कितनी वेलोसिटी से एंटर हुआ है, आंसर है 4 इंटू में 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड से एंटर हुआ है। और y डायरेक्शन में देयर इज नो एक्सेलरेशन बिकॉज फोर्स इज इन x डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन भी वही होगा, ठीक है। तो अब क्या प्लान है भाई, देखो x एक्सिस में से कितना चलना है ये हमें निकालना है। x एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि ऐसे ये कोई चला नहीं था। अब मुझे निकालना है कि x में कितना है। अगर मुझे एक्सेलरेशन पता चल जाए और टाइम पता चल जाए तो मैं यहां से ये निकाल लूंगा, x निकाल लूंगा, कौन सी इक्वेशन लगा के, सेकंड इक्वेशन, x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो क्या प्लान है, सबसे पहले टाइम निकाल लेते हैं। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस चलना है इसको 0.1 और स्पीड है इसकी 4 इंटू में 10 की पावर 7 ऊपर जाएगा, तो टाइम आ जाएगा हमारे पास 0.1 को मैं 10 के माइनस 1, 10 के माइनस 8, तो 10 की पावर माइनस 8 अपॉन में 4 आ गया। अब इस आंसर को यहीं पे छोड़ देना सेकंड्स में, क्योंकि इसकी वैल्यू को हमने अभी टाइम की वैल्यू को हमने निकाला है y एक्सिस के डेटा से। अब x एक्सिस के डेटा में इसकी वैल्यू को पुट करना है। x एक्सिस में इक्वेशन क्या आएगी, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब वहां पे t तो सेम ही डलेगा ना, तो x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर में सारा डेटा है हमारे पास सिवाय एक्सेलरेशन के, x तो निकालना ही है। अब एक्सेलरेशन तो निकालने का तरीका वही है यार, नेट फोर्स क्या होता है हमारे पास, q इंटू में e होता है। नेट फोर्स होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन, तो q इंटू में e आ गया। यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू q बाय e अपॉन में m आ जाएगी। इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को, इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को हम यहां पे पुट करने वाले हैं, कैसे, x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू, ये तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही है x डायरेक्शन में, तो हाफ ए एक्स की जगह मैंने रख दिया है क्यू ई बाय एम, जो कि हम बहुत बार कर चुके हैं, और टाइम की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर माइनस 8 बाय 4 का होल स्क्वायर। नेट फोर्स क्यू ई क्यों होगी, बिकॉज जो y डायरेक्शन में उससे, सॉरी, जो x डायरेक्शन में उसको लेके जा रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यू ई होती है जो कि ma के बराबर है, सही है। अब बस मुझे इस पूरे को सॉल्व करना है यार, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, मुझे इस पूरे को अब सॉल्व करना है ना भाई। अब सॉल्व कैसे करें, तो x इज इक्वल टू हाफ, q की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास 3200 दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम एक ही बात है, ठीक है। मास हमें इलेक्ट्रॉन का पता है 9.1 इंटू में 10 की पावर माइनस 31, और यहां पे स्क्वायर आ जाएगा 10 की पावर 8 16 माइनस का, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 4 4 16।
अब बस हमें इसको सॉल्व करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, आई एम यूजिंग कैलकुलेटर इन दिस केस। तो मैं क्या कर रहा हूं, 10 की पावर को छोड़ के बाकी सब सॉल्व कर दे रहा हूं। ठीक है, तो 1.6 इंटू में 3200 इंटू में, और ऊपर कुछ नहीं है, और ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर 1.6 है और 3200 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 16 कर दे रहा हूं, और फिर डिवाइडेड बाय मैं कर दे रहा हूं 9.1, और फिर डिवाइडेड बाय मैं कर दे रहा हूं 2। तो ये आंसर आ जा रहा है 17.58। अब 10 की पावर की बारी है, तो यहां पे हमारे पास 10 की पावर 19 है, यहां पे 10 की पावर 31 है। तो पहले तो 19 प्लस में 16 कर देते हैं, तो ऊपर 35 आ गया, नीचे 31 है, तो 35 में 31 गए तो 10 की पावर -4, तो यहां बच गया। अब क्योंकि आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि आंसर मिलीमीटर में है, तो मिलीमीटर में ये, लेकिन हमारे पास आंसर मीटर में आ रहा है, तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 17.58 इंटू में 10 की पावर -1 मिलीमीटर आ जाएगा। तो -1 इधर ले जाएगा, तो 1.758 which is 1.76, आई होप सो। सो दिस इज द आंसर, अगर हमने सारी कैलकुलेशन ठीक किया। तो अगेन कैलकुलेशन वाले पार्ट पे अगर हम इग्नोर, देखो आप ना, आपका प्रॉब्लम कहां है कि आप फिजिक्स को इग्नोर करके मैथ्स में चले जाते हो। मैथ्स तो कैलकुलेशन है, वो प्रैक्टिस से आएगी, ठीक हो जाएगी। फिजिक्स ठीक है क्या आपकी, ये देख लो कि भाई आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के फॉर्म में इस क्वेश्चन को बांट दिया। वाई में वो कितना चला था क्वेश्चन में गिवन था, उसकी वेलोसिटी भी गिवन थी, देयर इज नो एक्सेलरेशन, तो सीधा टाइम आ गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन में स्पीड से, ये आ गया टाइम। लेकिन टाइम x का और y का तो सेम ही रहेगा, तो y के टाइम को हमने x में डाला, x इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया, नेट फोर्स होता है qv, नेट फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, a आ गया, जो कि बहुत बार निकाल लिया आज। उसके बाद सारी वैल्यूज पुट करिए और आंसर आ गया। कैलकुलेशन इग्नोर करो, कंसेप्चुअली क्वेश्चन बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Two positive ions each carrying a charge q are separated by distance d. ठीक है, if force F of repulsion between the ion, the number of electrons missing from each ion will be। क्या है क्वेश्चन, देखो कह रहे हैं कि दो पॉजिटिव आयंस हैं, दोनों पे q चार्ज है और उनको सेपरेट किया गया d डिस्टेंस से, उनके बीच में F फोर्स है। आपको बताना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों से कितने कितने गए होंगे। ठीक है, अभी तक क्वेश्चन क्यू की फॉर्म में होता था, बट क्या क्यू इज इक्वल टू एन ही होता है? प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्यू इज इक्वल टू एन ही होता है ना। सिंपल सवाल है, कर लिया होगा यार। अब क्यू इज इक्वल टू एन ही होता है। फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय इनके बीच का डिस्टेंस r², अभी के लिए फिलहाल लेते हैं। ठीक है, अब फोर्स F है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यही है। इस पे चार्ज Ne हो गया, इस पे भी चार्ज Ne हो गया, बिकॉज क्वेश्चन में बोला गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, दोनों के ऊपर चार्ज बराबर है, दोनों से कुछ सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिस हुए होंगे, तो Q इज इक्वल टू Ne हो गया, यहाँ पे r² आ गया, खत्म हो गया सवाल। कैसे? हमारे पास यहाँ पे है F, साथ में हमारे पास 4 एप्सिलॉन नॉट, साथ में हमारे पास है r²। अच्छा, अब यहां पे हमारे पास है n² e², तो क्या मैं e² को यहां पे डिवाइड में ले जाऊं क्या? डिवाइड में ले जाऊं क्या? ठीक है, तो यहां से n की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? n की वैल्यू आ गई अंडर रूट 4 एप्सिलॉन नॉट f(r²) अपॉन में e²। कुछ मैच हो रहा है? 4 एप्सिलॉन नॉट f आर मतलब डी, उन आर मतलब डी, आर मतलब डी, ठीक है ठीक है ठीक है, चिल्लाओ मत। आर मतलब डी का, आर मतलब डी का स्क्वायर है अपॉन में स्क्वायर, तो फोर्थ आंसर हो गया। लो जी, कर लो, गलत सुन लो बात, सही है सही है सही है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम ईच, तो ये आ गया 4 एप्सिलॉन नॉट FD² बाई E²। डन है क्या? आखिरी सवाल आ गया, आखिरी सवाल ओपी। To infinitely long uniformly charged non-conducting sheets of charge density, आपको सिग्मा दे रखा है, चार्ज डेंसिटी आपको सिग्मा दे रखा है अंडर रूट 2 में, तो कोई तो कारण होगा कैलकुलेशन इजी करने के लिए। 10 की पावर -3 दे रखा है। आर प्लेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज शोन। आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। बहुत ही बेसिक सवाल, बहुत ही बेसिक सवाल। यहां पे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस डायग्राम को अगर मैं दोबारा बनाऊं, ये हमारे पास एक शीट है, ये हमारे पास एक शीट है, ये हमारे पास P पॉइंट है, ठीक है। अब इसकी वजह से यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्या वो ऐसे होगी? यस।
और इसकी वजह से ऐसे होगी अगर दोनों पे चार्ज पॉजिटिव है तो, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है। इस पे होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इस पे भी होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, पहली वाली की इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर और दूसरी वाली की इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, एंगल 90 है ना, E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर, लेकिन दोनों तो बराबर ही है, दोनों तो बराबर ही है, दोनों तो बराबर ही है, तो 2E स्क्वायर आ गया। अच्छा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ गई √2E आ गई, ठीक है। अब E क्या होता है भाई, E क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, ओ सॉरी 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा एक शीट के लिए ना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। तो ये आ गया √2, सिग्मा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में √2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में 10 की पावर -3 दे रखी है। मैंने कहा था आपको कैलकुलेशन इजी करने के लिए दे रखी है। तो √2 इंटू में √2 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 10 की पावर -3। लो जी, ये आंसर हो गया। दोबारा समझे, दोबारा समझे, इसने 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 इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बना रखी होगी, इधर, जो क्योंकि सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसने इधर बना रखी होगी, दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है। तो इसको भी मैंने E मान लिया और इसको भी मैंने E मान लिया। अब जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए √A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर करते हैं, बाकी वैल्यू पुट हो गई है, डन है। तो भाई मेरे हिसाब से यहाँ पे हमने सारे के सारे सवालों को बनाया है ईमानदारी से। आपको ये पीपीटी जो है वो मिल जाएगी नीचे कहीं पे, आपको टेलीग्राम या फिर लिंक मिलेंगे, उस पर आप पीपीटी देख लेना। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप हर एक संडे को जो भी मैं लेक्चर डाल रहा हूं उसको आप प्लीज ईमानदारी से करें। देखो, अगर आपने इन्हें सिर्फ देखा है तो कुछ भी नहीं होगा, आपने साथ साथ किया है, आपने बाद में किया है, देखने के बाद आपने लगा अच्छा मैंने सारे सवाल देख लिए, मजा आ गया, अब मैं आधे घंटे बाद गैप में बाद इसको करूंगा, तो फायदा है, अदरवाइज इन लेक्चर कोई फायदा नहीं। वन शॉट्स देखते रहना। बैच 2.0 में एनरोल हो जाओ, होना है तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, खुद से क्वेश्चन करने तो विनर सीरीज आपके पास है। मिलते हैं ऐसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू। कैसे लगे सवाल कमेंट सेक्शन में बताना, और मुश्किल सवाल करने हैं और आसान करने हैं और ज्यादा करने हैं कम करने हैं, अपना फीडबैक देना, बिकॉज ये आज पहला डे है सीरीज 1 का, धमाकेदार क्वेश्चन सीरीज 1 है। तो 2, 3, 4 तक हम इसको आपके हिसाब से और मॉडिफाई करते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।